यहां पर हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के हिस्से में आते हैं और यहां पर दीवान बन बैठते हैं। तो जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहां पर रॉबर्ट क्लाइव हैं और यहां पे आप देख रहे हैं कि जो बंगाल के नवाब हैं वो यहां पर इनको दीवान जो है वो घोषित कर रहे हैं, इस तरह का अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहां पर यही समझना है, इस पूरे टॉपिक का जो सार है वो क्या है, वो हम लोगों को समझना है कि जो कंपनी है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर्स हैं वो कैसे दीवान बन जाते हैं, और जब दीवान बनते हैं तो उनके पास क्या क्या पावर आ जाती हैं, और फिर किस तरह से हमारे भारत देश में बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। तो ये बात अगर हम लोग करते हैं तो ये है आपका 12 अगस्त 1765 के विषय में। तो ये डेट आप नोट कर लीजिएगा, 12 अगस्त 1765। तो ये जो 12 अगस्त 1765 है, इस दिन हुआ क्या था? इस दिन ये हुआ था कि जो मुगल एम्परर लोग थे, जो खासकर बंगाल के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, वो उन्होंने क्या किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं उनको दीवानी दे चुके थे, यानी दीवान उनको दे चुके थे वो। अब दीवान देने का क्या मतलब है? तो दीवान देने का मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र का जितना भी रिसोर्सेस का कंट्रोल वो किसके पास रहेगा? उस दीवान के पास रहेगा जिसको ये मिल रहा है। वहां का जो भी आमदनी है उस पर कंट्रोल सीधा उनके हाथ रहेगा। तो इस तरह की चीजें थी। लेकिन जो यहां पर अंग्रेज थे बहुत ही चतुर थे। चतुर किस मामले में थे? तो ये मान लीजिए कि जो बंगाल का जगह है वहां पे तो इनको दीवानी मिल चुकी थी, दीवान उनको मिल चुका था, लेकिन ये चाहते थे कि धीरे धीरे और भी जो आसपास के गांव हैं वहां पर भी इनको दीवानी मिले। तो अब दो ही तरीका था, या तो आप युद्ध लड़ के कर लीजिए, लेकिन ये समस्या था। समस्या क्या था कि जो अगल बगल के जो गांव थे वहां पर भी क्या थे? शासक लोग थे। वहां पर भी लड़ाकू लोग थे, शासक लोग थे जो शासन को चला भी चुके थे। तो अगर वहां अगल बगल के गांव में जाकर ये कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली एक विरोध होगा और इनको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तो इन्होंने बड़ा ठंडा दिमाग से सोचा कि ऐसे हम नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे समझाने का बुझाने का प्रयास करेंगे लोगों को, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे? गांव को अपने चपेट में ले लेंगे। और यही हुआ भी। इसमें आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से धीरे धीरे जो आसपास के गांव है उसको कैसे कब्जे में ले लिया जा रहा है, किस प्रकार से उसको कॉलोनाइज किया जा रहा है, उपनिवेश कैसे उस पर किया जा रहा है, वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहां के जो रिसोर्सेस हैं उस पर उनका कैसे कंट्रोल हो जाता है, आमदनी कैसे वो अपना बढ़ा लेते हैं, किस प्रकार से खरीद बिक्री चालू रखते हैं, वहां पे बिजनेस अपना कैसे चालू रखते हैं, ये तमाम सवालों के जवाब जो हैं हमें इस टॉपिक के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए इसको और भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, यानी कंपनी की जो आमदनी थी। अब यहां पर आपको देखना है कि कंपनी की आमदनी किस प्रकार से बढ़ती है, घटती है, और इसका प्रभाव जो है ये किस प्रकार से वहां के लोकल एरियाज पे पड़ते हैं, वो आपको यहां पे देखने और समझने को मौका मिलेगा। क्योंकि हम लोग तो जान चुके हैं कि जो कंपनी, अब कंपनी को क्या मिल चुका था? दीवान मिल चुका था। ठीक है, वहां के जो लोकल रूलर लोग थे, मुगल लोग थे, वो अब किसको दे चुके थे? कंपनी को दीवान दे चुके थे। अब उसका क्या असर होता है, कंपनी पे क्या असर होता है और वहां के लोगों पे क्या असर होता है, अब हम लोग यहाँ पर इन बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देख सकते हैं
तो चलिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है ये बंगाल में ही क्या था कि एक मार्केट लगता था, ठीक है। तो इस मार्केट की स्थिति कैसे खराब हुई, क्या यहाँ के लोगों पे गुजरा, वो आपको देखने और समझने को यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, इस फिगर पे आप बने रहिएगा। तो दरअसल जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो कंपनी है, कंपनी दीवान तो बन गई थी। अब दीवान बन गई थी तो एक्चुअली उस समय भी ये क्या करता था, व्यापार का ही काम करता था, खरीद बिक्री का ही काम कर रहा है, ट्रेडर का ही काम कर रहा है। अब देखिए हुआ क्या, ये जो कंपनी थी वो चाहती थी, क्या चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा इनको मुनाफा मिले, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, आमदनी ज्यादा से ज्यादा ये करे। तो ये क्या करते थे, ये क्या करते थे कि जो भारत में जो सूती का जो कपड़ा होता था या रेशम का जो कपड़ा होता है था, यानी कॉटन से बना हुआ जो कपड़ा है या जो आपका सिल्क से बना हुआ कपड़ा है, उनको क्या करते थे, यहां से बहुत ही सस्ते दरों में खरीदते थे, बहुत ही कम दामों पे खरीदते थे। कौन, अंग्रेज कंपनी के लोग बहुत ही कम दामों पे खरीदते थे यहाँ के लोगों से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ये बहुत कम दामों पे खरीदते थे और बहुत मुनाफा में ये बेचते थे, तो देखिए इस प्रकार से ये बहुत कम दाम पे खरीदे और खुद हायर प्राइस में बेचते हैं, तो इनको मुनाफा होने लगा था। पहले क्या हुआ था, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये बहुत कम से कम दाम में खरीदते थे और इसका जस्ट डबल दाम में क्या करते थे, बेच दिया करते थे। बहुत ही, जैसे कि मान लीजिए 5 रुपए में खरीदा और बेचा कितना, 10 रुपए में, तो बहुत ही चीप प्राइस में ये खरीदते थे यहाँ के लोगों से और उसको डबल करके बेचते थे। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि इनकी जो आमदनी है, इनकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ने लगी। अब रेवेन्यू बढ़ने लगा तो क्या हुआ, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि जब 1865 से पहले अगर हम लोग देखते हैं तो जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन से जो व्यापारी लोग आए थे भारत में, तो भारत के कोई भी चीज को खरीदने के लिए, जैसे मान लीजिए कॉटन खरीदना है, रेशम खरीदना है, कुछ भी खरीदना चाहते थे, तो उनको क्या करना पड़ता था, भारत के लोगों को क्या देना पड़ता था, सोना और चांदी देना पड़ता था। ध्यान से बात को सुनिए, तो वो क्या देते थे सामान के एवज पे, सोना और चांदी दिया करते थे। लेकिन जब उन्होंने वहां वो जो अंग्रेज हैं, जब वो दीवान बन बैठते हैं, तो बहुत ही सस्ते दरों पर कॉटन को, सिल्क को खरीदते हैं और डबल प्राइस पे बेचते हैं। तो अब इसका ये फायदा होता था कि अब उनको ये जो गोल्ड दे रहे हैं अब देने की जरूरत नहीं है, सिल्वर जो देते थे उसकी जरूरत नहीं है, वो जो डबल पैसा होता था उसी से वो क्या करते थे, सामान को खरीदने के काबिल बना लेते थे। तो अब उनको गोल्ड नहीं देना है, सिल्वर नहीं देना है, अब जो डबल पैसा है उसी से वो क्या कर लेते थे, इतना पैसा वो जमा कर लेते थे कि उसी से वो सामान को खरीद लेते थे और अच्छे ढंग से उसको बेच भी देते थे। तो इस प्रकार से कंपनी को इसमें क्या हो रहा था, मुनाफा हो रहा था, फायदा हो रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक दृष्टिकोण है, यानी कि सिर्फ कंपनी को मुनाफा जा रहा था, लेकिन नुकसान कहां हो रहा था, किसका नुकसान हो रहा था, लोगों का, खासकर बंगाल के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था। बंगाल का जो इकोनॉमी सिस्टम था वो पूरी तरह से क्राइसिस हो गया। बंगाल का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो नीचे गिर गया। कैसे गिरा, अब थोड़ा सा देखिए, इसको समझिए। तो एक्चुअली में जो आर्टिशंस लोग थे, यानी जो कारगर लोग थे, उनको मजबूर किया गया कि आप अपने सामान को बहुत ही लो प्राइस पे बेचिए। उनको मजबूर कर दिया गया कि आप जो अपना सामान बेचेंगे, जो कारीगर लोग हैं वो अपना सामान बहुत ही सस्ते दरों पर बेचते थे। तो यहां उनको मजबूर किया गया। एक इस चीज को देखिए, जो पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान लोग थे, उनसे लगान जो है ज्यादा से ज्यादा मांग करने लगे लोग, तो लगान भरने में उनको दिक्कत होने लगी। यहां पर लगान
भरने से भी चूक गए, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा लगान लगा दिया गया था, तो वो लगान नहीं दे पा रहे थे। साथ ही साथ जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था खेती बाड़ी में, वो भी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो लगभग देन 1770 के आसपास एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है बंगाल में। बंगाल में अकाल पड़ जाता है 1770 में। सोचिए, अकाल पड़ा 1770 में, और किस कारण अकाल पड़ा आप देखिए। ये इतनी बड़ी अकाल थी कि इसमें 1 करोड़ लोग मर जाते हैं, ये बंगाल की बात है, और जिसमें 1/3 पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है बंगाल में। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने 1 करोड़ लोगों को मार दिया, किस प्रकार से अंग्रेजों ने 1/3 पॉपुलेशन समाप्त कर दिए, किस प्रकार से अंग्रेज जो बंगाल है उसकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो इकोनॉमिक है, वो उसको इकोनॉमिक क्राइसिस करते हैं। अचानक वहां पे स्थिति गड़बड़ हो जाती है, और इसी मार्केट में, ये सप्ताह में एक बार मार्केट लगता था, और यहाँ पर हर तरह के लोग आते थे, अपनी चीजें बेचते थे और खरीदते भी थे जो उनकी जरूरत की चीजें होती थी। लेकिन ये पूरी तरह से जो है मार्केट पूरी तरह से पिट जाता है, पूरी तरह से इसकी दुर्दशा हो जाती है। तो यहां पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि जो सूती का कपड़ा है, जो रेशम का कपड़ा है, उसको बहुत ही सस्ते दरों पे खरीदना शुरू किए और जस्ट डबल प्राइस पे बेचना शुरू कर दिए। अब वो हमारे जो सामान खरीदे थे उसके जगह पे सोना चांदी बिल्कुल नहीं दे रहे थे। जो डबल पैसा से मुनाफा कमा रहे थे, जो हमारे सामानों को खरीद के डबल वो करते थे, उसी को हमको रिटर्न करते थे, और वो अपना कारोबार करना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक सिस्टम थी बंगाल की, वो पूरी तरह से क्रैश कर गया, और इसकी वजह से अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से 1 करोड़ लोग जो हैं बंगाल में मारे गए, और 1/3 जो वहां की जनसंख्या थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। जब बंगाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, पूरी तरह से घाटे होने लगे, तो जो अंग्रेज लोग थे उनको तब सूझा कि भाई अब हमें क्या है कि खेती में सुधार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब उनको नुकसान हो रहा था। क्यों नुकसान हो रहा था? क्योंकि जो अकाल पड़ा बंगाल में, उस अकाल से प्रभावित ना कि सिर्फ भारतीय लोग ही हुए, बल्कि अंग्रेजों को जो मुनाफा होता था उसमें भी नुकसान हुआ उनको। तो यही कारण था कि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने देखा कि अब जो खेती है उसमें काफी सुधार करने की जरूरत है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, वो खेती में ही सुधार करने का बात क्यों कर रहे थे? तो अभी आपको थोड़ी देर में सारा बात जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि जो बंगाल था, बंगाल में जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, चरमरा गई थी। अकाल के बाद पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था, जिससे अंग्रेज लोग जो हैं उनको भी काफी नुकसान हो रहा था। वहाँ के जो लोग थे उनको तो नुकसान हो ही रहा था, लेकिन अंग्रेजों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, उनको उतना टैक्स नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब हमें क्या करना होगा कि खेती में इन्वेस्टमेंट करना होगा, और किस प्रकार से हम लोग खेती को इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ऐसा अंग्रेजों का सोच था। तो अब प्रश्न ये आता है कि वो एग्रीकल्चर पे इतना ध्यान क्यों दे रहे थे? तो देखिए, इसको समझने की जरूरत ये है कि आज जो सरकार टैक्स लेती है वो बड़े बड़े कंपनियों से भी लेती है,
लेकिन उस जमाने में कंपनी तो खुद ही था अंग्रेजों का, तो वो टैक्स किससे लेते थे? जो किसान लोग होते थे उनसे टैक्स लिया करते थे। तो इसीलिए किसान किस पे टिके हुए हैं? खेती पे टिके हुए हैं, एग्रीकल्चर पे टिके हुए हैं। तो अगर एग्रीकल्चर बेटर रहेगा तभी तो वो उनसे टैक्स ले पाएंगे। तो यही कारण था कि जो अंग्रेज लोग थे वो चाह रहे थे कि अब खेती में सुधार किया जाए और इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए ताकि उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो। तो इन्होंने काफ़ी लंबा समय तक सोचना विचारना शुरू किया कि भाई ऐसा क्या प्रोसेस है, क्या तरीका होगा जिससे हम एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा ठीक कर पाएंगे और इनकम को भी ठीक कर पाएंगे। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो हम क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर में ताकि ये जो डमाडोल स्थिति बनी हुई है वो सब कुछ ठीक हो जाए। तो काफ़ी लंबा समय इसमें बीता और कई बार डिस्कशंस हुए और फाइनली कंपनी ने एक नया चीज लेकर आ गया, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट। क्या लेकर आ गया? परमानेंट सेटलमेंट लेकर आ गया। एक नई योजना इसको कह लीजिए कि एक नई योजना जो एक नई पॉलिसी उन्होंने डेवलप कर लिया, परमानेंट सेटलमेंट। ये कब हुआ था? 1793 में। तो 1793 में जो अंग्रेज लोग थे वो परमानेंट सेटलमेंट जो है एक पॉलिसी लेकर आए। अब थोड़ा सा यहाँ रुकते हैं और देखते हैं कि ये लेकर आए कौन थे। तो दरअसल ये लेकर आने वाले जो थे वो थे उस जमाने के एक गवर्नर थे, जनरल गवर्नर थे उस समय 1793 के आसपास में। और इन्होंने ही क्या किया था कि इनका नाम जो है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे, इन्होंने ही परमानेंट सेटलमेंट जैसे पॉलिसी को लागू करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये याद रखिएगा कि ये जो है जनरल गवर्नर दूसरे आते हैं और इन्होंने किस तरह का पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त इसको कहते हैं हम लोग। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट था इसके अंतर्गत आता क्या है, अब इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ये बात थी कि वो जो वहां पे जिनका थोड़ा पहुंच है, जहां पे चार लोग उनको जान रहे हैं, उनकी बात को मान रहे हैं, तो उनको वो जमींदार बना देते थे। क्या बना दे रहे हैं? जमींदार बना दे रहे हैं, मतलब जमीन का मालिक बना दे रहे हैं उनको। जमीन अब उनके हाथ में है तो उनको जमींदार कहते हैं। तो जमींदार इस पॉलिसी के अनुसार क्या किए कि उन्होंने जमींदार बनाने शुरू किए और जमींदार बनाने के बाद इन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो सीधा सीधा टैक्स जो है नहीं वसूलेंगे, अंग्रेज लोग सीधा सीधा टैक्स पब्लिक से नहीं वसूलेंगे। ये जमींदार को बोले कि ठीक है आप ऐसा करो कि आप लगान कलेक्ट करो, मतलब आप लगान लो। किससे लगान लेना है आपको? जो वहां के किसान हैं उनसे आप क्या लगान जो है, जो टैक्स है उसको आप कलेक्ट करो और कलेक्ट करने के बाद वो आप कंपनी को भरो। आपको किसको देना है? कंपनी को देना है। तो अब यहां समझने की बात है कि जो अंग्रेज लोग हैं वो सीधा सीधा लोगों से टैक्स नहीं वसूल रहे हैं। इन्होंने क्या किया? दीवान बनाने शुरू किए और उस दीवान के माध्यम से इन्होंने कहा कि आप लोग मुझे दो लगान, और ये लगान आपको किससे कलेक्ट करना है? जो किसान लोग हैं उनसे आप कलेक्ट करो। अब थोड़ा सा सोचिए यहां पर कि इसके पीछे क्या मंशा रहा होगा। तो दरअसल इसके पीछे मंशा रहा होगा कि ये समझ गए कि अगर हम डायरेक्टली अगर लगान लेना शुरू करेंगे किसानों से तो किसान या जो वहां की पब्लिक है अचानक विद्रोह कर बैठेंगे। राजा लोग तो विद्रोह कर ही रहे थे तो उनको शांत करना आसान था या युद्ध करना भी ठीक था, लेकिन पब्लिक के साथ युद्ध करना वो ज्यादा बेहतर नहीं माना जा सकता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई ये राजा भी बने रहेंगे, लोग इनकी बात भी सुनते रहेंगे, इनकी भाषा को भी समझेंगे, तो यही लगान वगैरह जो है वसूलेंगे और हम पूरी तरह से हीरो की तरह बने रहेंगे, हम विलेन के तौर पे नहीं बने रहेंगे।
तो कहीं ना कहीं इस तरह की विचारधारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बहरहाल तो चार्ल्स कॉर्नवेलिस जो थे, उन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराया, जिसके अनुसार जमींदार बनाएगा, और जमींदार का काम था कि भाई आप किसानों से टैक्स को, लगान को आप लो और मुझे उसमें दो। तो अब इसमें क्या बातें आती हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो लगान है या जो अमाउंट है वो अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने परमानेंट कर दिया था, यानी कि अब ये फिक्स था, अब नहीं तो घटेगा और नहीं तो बढ़ेगा। यानी भविष्य में भी ये जो टैक्स अंग्रेज लोग ले रहे हैं, किन से? जमींदार से। और जमींदार किससे लेंगे? किसान से। तो भविष्य में ये जो जमींदार लोग से जो भी ये पैसे ले रहे हैं, उस पैसे को वो इंक्रीज नहीं करेंगे, वो फिक्स कर दिया गया कि आपको इतना ही देना है। अब इससे क्या होगा, देखिए कितने बढ़िया चाल चली इन लोगों ने। तो अब यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि अब यहां पे अंग्रेज की सोच है कि इस तरीके से हमको किसानों से लगान भी मिलता रहेगा और भूमि में जिस तरह का सुधार की आवश्यकता है, जिस तरह से इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, वो भी होता रहेगा। मतलब एक ही तीर से सारे निशाने लग रहे हैं। और अंग्रेज इसको सीधा सीधा नहीं कर रहा है, जमींदार खड़ा करके कर रहा है। तो अब देखिए कैसे कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपया लेना है किसान से टैक्स के तौर पे, जमींदार मतलब मान लीजिए कि जो अंग्रेज लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, जमींदार उसको कितना दे रहा है? 100 रुपये दे रहा है। अब जो किसान है, जो पीजेंट है, ठीक है, तो ये जो जमींदार है वो किसान से कितना लेगा? 120 रुपया लेता होगा, ताकि 20 रुपया उनको क्या हो? मुनाफा जाए, 20 रुपए का इनका बेनिफिट जाए। तो जमींदार भी खुशी खुशी करते रहेंगे कि भाई इसके जरिए मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 100 रुपया हम चलो कंपनी को दे रहे हैं। ये 20 रुपए के चक्कर में वो काम करेंगे। और जब इनको लगेगा, जब जमींदार को ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा खेतों में अच्छी सी लेबर की जरूरत है, थोड़ा सा कुछ अच्छी फर्टिलिटी की जरूरत है, तो वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे कि चलो ये फसल उगा रहे हैं तो पानी पहुंचाना है यहाँ पर इस खेतों तक, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर देने हैं, अच्छी बीज प्रोवाइड कर देने हैं, या लेबर प्रोवाइड कर देने हैं। तो ये तमाम काम जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? जमींदार के ऊपर आ जाती है कि जमींदार जो है ये खुद से इन तमाम कामों को करेंगे। तो जमींदार इस तरीके से क्या करेगा कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट भी करेगा और एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट भी करेगा। अब इससे वो कुछ तो जो है वो लेगा ही लेगा, उनको बेनिफिट होगा जमींदार को। लेकिन सीधा सीधा बेनिफिट कौन कमाना चाह रहा था? ब्रिटिशर्स लोग, यानी कि अंग्रेज लोगों को सीधा सीधा इससे बेनिफिट होने वाला था। उनको सीधा सीधा टैक्स मिलना था, क्योंकि उनका मेन काम क्या था? तो अंग्रेज लोगों का मेन काम ये था, ये यहाँ पर कोई परिवर्तन करने नहीं आए थे कि यहाँ पे जो कास्टिज्म सिस्टम है उसको हम खत्म कर दे, यहाँ पे जो अशिक्षा का माहौल है उसको हम ठीक कर दे। इस तरह का कोई विचारधारा से वो नहीं आए हुए थे। इनका मेन मकसद था बिजनेस करना, यानी कि ये बिजनेस करके मुनाफा कमाना चाहते थे और ना ही ये डायरेक्टली राज करना चाहते थे। वो तो धीरे धीरे बाद में तब्दील होता है, लेकिन इनका मंशा ज्यादातर अगर आप देख पाएंगे तो सीधा सीधा मंशा जो है वो बिजनेस से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। हर हालत में इनका मेन मोटो वही था। यही कारण है कि यहाँ पर ये सीधा कब्जा में नहीं लेके क्या करते हैं कि कुछ कुछ नई नई पॉलिसी डेवलप करके ये काम करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो नई पॉलिसी थी परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 में इंट्रोड्यूस कराई गई, और इसका जो मकसद था कि
जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए और उसको सुधार किया जाए। इस तरह की तमाम चीज़ें तो अंग्रेज कर चुके थे, लेकिन यही पॉलिसी इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। कौन सी पॉलिसी? तो याद रखिएगा, ये जो परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया, यही पॉलिसी क्या हो गया, इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया। अब आपको मैं समझाता हूं कि ये जो है परमानेंट सेटलमेंट, ये किस प्रकार से अंग्रेजों के लिए नाक में दम कर दिया, किस तरह से उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो चलिए अब मैं आपको इसके विषय में बताता हूं कि ऐसा कैसे हुआ। तो दरअसल हुआ क्या कि जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने तो जमींदार को कह दिया कि भाई आप हमको लगान दीजिएगा। किससे वसूल के? किसानों से। लेकिन जो लगान था, वो लगान बहुत ज्यादा था, यानी कि जो पैसा डिमांड कर रहे थे अंग्रेज इनसे, जमींदारों से, वो बहुत ज्यादा था। अब इतना ज्यादा होने के कारण जो वहां के जमींदार थे, ये पे नहीं कर पा रहे थे। उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो जमींदार जो थे वो पे ही नहीं कर पा रहे थे उतना लगान। अब पे नहीं कर पा रहे थे उतना लगान, तो इससे क्या हुआ कि उसके हाथ में जो जमींदारी थी उसको छीन लिया जाता था। यानी अंग्रेज लोग क्या करते थे, उनकी जमींदारी को छीन लिया करते थे। और ऐसे बहुत सारे जमींदारी जो है उन्होंने नीलाम कर दी, एक दूसरे से छीन छीन के। तो ये सबसे पहला जो है, ये आपको यहाँ पे कारण दिखाई देगा कि अब थोड़ा सा समझिए कि इस पहला रीजन में हम ये देख पाएंगे कि जो इतना ज्यादा हाई रेट जो है अंग्रेजों ने बांध रखा था कि जमींदार इसको पे नहीं कर पा रहा था। तो अब नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब उनको लगान नहीं मिल पा रहा है अंग्रेजों को यहाँ पे, और इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि जमींदारी भी छीनी जा रही है। तो इसका भी एक उल्टा विपरीत जो है असर यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अब देखिए दूसरा यहाँ पे कारण देखिएगा कि दूसरा क्या किस तरह से होता है। तो धीरे धीरे जो स्थिति है वो सामान्य होने लगती है और धीरे धीरे बदलाव आता है। बाजारों में जो दाम है, कीमतें हैं, वो बढ़ने लगती हैं और जो खेती है वो विस्तार भी होने लगता है, यानी सुधार भी होने लगता है, एक्सपेंडेड भी होने लगता है और मार्केट में प्राइस भी बढ़ने लगता है। अब इससे देखिए क्या होता है कि प्राइस जब बढ़ा तो इससे जमींदार को काफी ज्यादा बेनिफिट होना शुरू हो गया। किसको बेनिफिट हो रहा है? जमींदार को बेनिफिट होने लगा। अब कैसे हो रहा था? तो होने का कारण यह था कि अंग्रेज लोग जो थे वो तो पहले से ही फिक्स कर दिए थे कि आप हमको फिक्स्ड अमाउंट दीजिएगा, ठीक है। अब उसमें आप वृद्धि नहीं कर सकते, आप उसको बढ़ा नहीं सकते उस अमाउंट को। तो यहां पर क्या हो रहा था कि जमींदार जो थे, यहां पर रेट बढ़ गया था मार्केट में। अब रेट बढ़ गया था तो जमींदार को काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा था, इनको ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो रही थी और जो अंग्रेज लोग थे उन्हें बढ़ा के पैसा देना ही नहीं था। तो यहां पर जमींदार को काफी बेनिफिट हो रहा था, लेकिन किसको नुकसान होने लगा? कंपनी को नुकसान होना शुरू हो गया। तो यहां पर देखिए यही पॉलिसी क्या कर रहा है, ये जो पॉलिसी थी परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी, इसी के जस्ट देख रहे हैं आप कि उल्टा काम करना शुरू कर रहा है। क्योंकि इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट लेंगे जो फ्यूचर में नहीं बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन मार्केट में अच्छा खासा चलने लगा, मार्केट कीमतें बढ़ने लगी तो टैक्स भी बढ़ गया। टैक्स बढ़ गया तो ये सीधा किसके जाने लगा? जमींदार को जाने लगा। लेकिन जो तय हुआ था अंग्रेजों को देने के लिए वो बहुत ही इसके मुकाबले कम हो गया, तो नुकसान यहां पर उनको हो रहा था। अगला देखिए क्या हो गया। अब अगला तीसरा रीजन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते कि और कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये देखिए। शुरू में क्या किया अंग्रेज लोग कि जो लगान था वो बहुत तो हाई रेट में मतलब लेना शुरू किए थे, ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमको इतना अमाउंट चाहिए।
और किसान लोग इसको भर नहीं पा रहे थे। तो जमींदार तक उतना रकम आ नहीं पा रहा था, और जमींदार जो थे वो इतना रकम जो है वो नहीं दे पा रहे थे किसको, अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों को नहीं दे पा रहे थे और ना ही वो जमीन के सुधार के लिए पैसा लगा पा रहे थे, ना ही तो वो एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के लिए पैसा लगा पा रहे थे, और ना ही तो वो कंपनी के लोगों को दे पा रहे थे ठीक से, अंग्रेजों को भी नहीं दे पा रहे थे। तो अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे कि ऐसे जमींदार से जमींदारी जो थी वो छीन लिया करते थे। अब छीन लिया करते थे तो अब देखिए इसका एडवांटेज कैसे जाएगा जमींदार को। तो जितना छीनना था वो छिना गया। अब जो थोड़ा मोड़ा बच जाता था जमीन, अब जमींदार लोग क्या करते थे कि किसानों को कहते थे कि आप आके खेती करो, जितना थोड़ा मोड़ा जो जमीन बचा हुआ है, और उससे जो मुनाफा मिलता था वो सीधा सीधा किसको जाता था, जमींदार को जाता था। लेकिन अब ये जमींदार की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि अब वो जो अंग्रेज लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, उनको पैसा पे करे, क्योंकि उनके हाथ से तो जमींदारी छीन ली गई है। तो अब उसके लिए वो बिल्कुल भी ऑथराइज्ड नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है उनके लिए, उसके लिए। तो जो थोड़ा मोड़ा जमीन बचा हुआ था उनका, उसमें जो किसान काम करते थे तो उससे सीधा सीधा लाभ जमींदार को होना शुरू हो गया। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे लॉस होने लगा है। अब इस तरह से जमींदार को बेनिफिट हो रहा है, लॉस किसको हो रहा है यहाँ पे, जो अंग्रेज लोग, उनको यहाँ पे काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट रीजन भी था। अब जो गांव में रह रहे थे किसान लोग, उनको महसूस होने लगा था कि उनको काफी ज्यादा, उनके ऊपर काफी दमन किया जा रहा है, बहुत ही ऑप्रेसिव किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा लगान लिया जा रहा है, और ये लगान चुकाने में असमर्थ हो जा रहे थे किसान लोग। यहां तक कि लगान चुकाने के लिए उनको कर्जा लेना पड़ता था। महाजन से क्या करते थे, वो कर्जा लिया करते थे। मनी लेंडर का मतलब महाजन होता है, तो महाजन से वो क्या करते थे, कर्जा लेते थे उस लगान को चुकाने के लिए। तो कहीं ना कहीं किसान को ये महसूस हो गया कि भाई हमें तो चूसा जा रहा है पूरी तरह से, हमें तो पूरा मजबूर कर दिया गया है, हमें तो गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो एक तो लगान चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, और दूसरी बात जो उनकी जमीन है वो भी सुरक्षित नहीं थी, यानी कि उनकी ही जमीन उनके हाथों में नहीं थी, इनसिक्योर हो गई थी। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया था कि जो लगान नहीं चुका पाएंगे, जो किसान लोग लगान चुकाने से रह जाएंगे, वो लगान नहीं चुका पाएंगे, तो हमेशा के लिए उनकी जो पुश्तैनी जमीन है, जो पूर्वज की जमीन है, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि किस प्रकार से जो वहां के लोकल लोग हैं, उनकी जो खुद की जमीन है उसमें कैसे लूट मचा रखे हैं यहाँ पर। तो अंग्रेजों ने इस तरह के नियम बना दिए और उन्हीं की जमीनों को लूटने पे तुल गया। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जो उन्होंने रूल लेकर आया परमानेंट सेटलमेंट का, ये काम यहाँ पे करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यही एक बहुत बड़ा समस्या बन गया, जबकि अपने फायदे के हिसाब से सोचे थे वो, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बदल गया, जिसके वजह से जमींदार को बेनिफिट जाना शुरू हुआ। लेकिन टोटली जो बोझ है वो किसके ऊपर पड़ा, टोटल जो बोझ है वो कल्टीवेटर के ऊपर पड़ा। किसान जो वहाँ के खेतों में जो काम करने वाले गांव के किसान थे, उनके ऊपर ये बोझ बढ़ना शुरू हो गया। तो इनको महसूस होने लगा कि भाई हमें बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर दमन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हमें सताया जा रहा है, हमारी जो ज़मीन है वही खुद सिक्योर नहीं है, और हमें वही लगान चुकाने के लिए दूसरे से कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, यहाँ पे बंधुआ मजदूर टाइप का व्यवस्था जो है वो बना दिया गया, और यहाँ पर सीधा सीधा टारगेटेड किसको होने लगे, किसान लोग सीधा सीधा टारगेट होने लगे, उनकी जमीनें छीनी जाने लगी। और आप यहाँ देख रहे हैं कि उनकी जो पुश्तैनी जमीन है वो पूरी तरह से छीनी जा रही थी, मतलब पूरी तरह से लूट मचा हुआ था यहाँ पर, एक तरह से अगर देखा जाए तो।
तो जब परमानेंट सेटलमेंट जो उन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, तो इस पॉलिसी के कारण क्या होने लगा कि अंग्रेजों को काफी घाटा होने लगा परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी के कारण। तो जाहिर सी बात है वो तिरमिला बैठे थे और उनको बेनिफिट चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, एक नई व्यवस्था जो है फिर एक लेकर आ गए। अब देखिए कितने चतुर हैं अंग्रेज, जब उनको नुकसान होने लगा तो फिर एक नया नीति लेके आ गए, एक नए बदलाव के साथ लेके आ जाते हैं। तो अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड, तो एक नया सिस्टम फिर से लेके आते हैं। तो हुआ क्या था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न में जो भी प्रोमिनेंस थे, जो प्रांत लोग थे बंगाल के, जो कि अब ज्यादातर इसका एरिया उत्तर प्रदेश में आ चुका है, तो वहां पे एक अंग्रेज थे और उस अंग्रेज का नाम क्या था, होल्ट मैकेंजी। याद रखिएगा, जो अंग्रेज थे, ये जो अंग्रेज था इसका नाम क्या था, होल्ट मैकेंजी। तो ये जो होल्ट मैकेंजी थे, इन्होंने एक नया सिस्टम बनाया और ये कब बना था, 1822 में बना था। तो होल्ट मैकेंजी जो है 1822 में एक नया सिस्टम फिर से लेके आ गए। अब ये सिस्टम में क्या था, तो ये सिस्टम में इन्होंने कहा कि जो मेन चीज है वो गांव है, गांव की तरफ अब हम लोग रुख करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डायरेक्शंस दिया कलेक्टर्स लोगों को कि भाई आप गांव गांव जाइए, वहां पे घूमिए और रिकॉर्ड कीजिए। क्या रिकॉर्ड करना है आपको, कि कितनी जमीन किसके पास है, जमीन की नपाई कीजिए आप। साथ में किस तरह के रीति रिवाज के लोग वहां पे रह रहे हैं, किस किस तरह के लोग अलग हैं, ये पूरा मतलब सर्वे करने के लिए एक तरह से कलेक्टर्स लोगों को उन्होंने भेजा। और फिर ये भी तय करने के लिए भेजा कि आप ये भी पता कीजिए कि कितना हर एकक घर से जो जमीन है, हर घर के पास जितना जमीन है, तो हर एक प्लॉट से कितना रेवेन्यू मिल सकता है, कितनी आमदनी आ सकती है। और टोटल फिर ये हिसाब लगाना है कि जो एक टोटल गांव बनता है, उस गांव से टोटल कितना रकम आ सकता है। देखिए कितने चतुर थे। अब वो दूसरे तरीके से कलेक्टर को भेजते हैं गांव गांव और वहां एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि एक गांव से कितना रकम आएगा, कितना लगान आएगा। तो उन लोगों ने, जैसे कि देखिए, एक गांव को क्या कहा जाता था, महल कहा जाता था, ठीक है, एक गांव को एक महल कहा जाता था, दूसरा गांव उसको दूसरा महल कहा जाता था। तो एक गांव के ग्रुप को महल कहा जाता था। तो एक गांव से उनको क्या करना था, टैक्स वसूल करना था। और जो टैक्स इनको वसूल करना था, इस बार इन्होंने बड़ा चतुराई किया। चतुराई क्या किया इन्होंने, तो चतुराई इन्होंने ये किया कि इस बार परमानेंटली फिक्स्ड नहीं रहेगा टैक्स। पीछे बार उन्होंने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने लगान को फिक्स कर दिया था कि भविष्य में हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे। अब देखिए ये बड़े चतुर हो गए। अब यहां पर ये क्या करेंगे, ये सिस्टम हटा दिए, बोले कि नहीं नहीं, इस बार हम परमानेंट नहीं करेंगे, ये जब जरूरत होगी, ऐसा महसूस होगा तो हम उसको रिवाइज भी करेंगे, जरूरत के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा मतलब होल्ट मैकेंजी के संदर्भ में जो सिस्टम आया है उसके अकॉर्डिंग ऐसा किया गया। तो बहुत ही चतुराई से जो परमानेंट फिक्स था रकम, उसको हटा दिया गया और समय समय पर रिवाइज किया जा सकता है, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था जो है मैकेंजी जो है वो यहाँ पर व्यवस्था बनाते हैं। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, तो दूसरी बात इसमें ये आप देखते हैं कि पहले जो लगान तो पहले कौन चुका रहे थे, जमींदार। पहले तो जमींदार क्या करते थे, किसान से सीधा लगान वसूलते थे और उसके बाद देते थे किसको, अंग्रेजों को। लेकिन इस बार जमींदार नहीं देगा, इस बार पावर जमींदार को नहीं दिया गया। इस बार पावर किसको दिया गया, जो गांव का मुखिया है उसको दिया गया, विलेज हेडमैन को। तो गांव का कोई एक मुखिया होगा, तो उस मुखिया को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप जो आपके गांव में रह रहे हैं लोग, जिसकी जितनी जमीन है, उन लोगों से लगान जो है वसूलिए, टैक्स वसूलिए और हमको सीधा दे दीजिए आप।
तो यहाँ जो है, जो गांव के मुखिया हैं उनसे वो क्या करते थे, सीधा टैक्स को लेते थे और जमींदार को हटा दिए। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या क्या आपने देखा, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे नोटिस किया कि पहला तो उन्होंने चतुराई से जमींदार को हटा दिया, ठीक है, ये पहला चीज आप देखते हैं। दूसरा चीज आप क्या देखते हैं कि जो परमानेंट रकम इन्होंने फिक्स किया हुआ था, जो भविष्य में कभी नहीं बढ़ाया जा सकता था, इसको भी इन्होंने इस रूल के अकॉर्डिंग हटा दिया। यानी कि ये क्या था, ये सिस्टम पुराने सिस्टम में जो बुराई थी उसको हटाने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो जमींदार के बदले किसको दे दिया गया, जो गांव का मुखिया है उसको दे दिया गया, ठीक है। और उन लोग को अब क्या करना था कि जो लगान था वो चुकाना था। और ये जो थे, ये हॉल्ट मैकेनिजी, आप सोच सकते हैं कि कितना चतुर व्यक्ति था, कितना मतलब अंग्रेज लोग अपना बेनिफिट के लिए कुछ भी हद तक करने को तैयार था। तो हॉल्ट मैकेनिजी जो थे, बहुत ही चालाक तरीके से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि वो किस तरह से टैक्स वसूलने का प्रयास में लगे हुए हैं। और इस तरह का जो टैक्स वसूला जाता था, इस तरह का जो भी टैक्स वगैरह वसूला जाता था, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं महालवारी सेटलमेंट। क्या बोलेंगे इसको, महालवारी सेटलमेंट, इसका एक सिस्टम का नाम है ये। तो इस महालवारी सेटलमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने यही तमाम चीजें किया कि जो परमानेंट फिक्स था रकम, उसको पहले वहां से वो क्या कर दिए, पूरी तरह से हटा दिए, और जमींदार को भी बहुत चतुराई से यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। और जो लगान लेने का तरीका है वो बदल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हॉल्ट मैकेंजी हैं वो एक नया सिस्टम लेकर आते हैं ताकि वो गांव से टैक्स वसूल सके, और उस सिस्टम का नाम क्या था, महालवारी सेटलमेंट। अब यही ठीक यही पॉलिसी दूसरे नाम से दूसरे जगहों पे भी चलना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे चलना शुरू हुआ था, तो ये साउथ वाले एरिया में जो है वो यहाँ पर भी लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको भी मतलब जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, वही सिस्टम को नाम बदलकर दूसरे जगह पर भी चलाया गया, और उस समय वहां पे जो नाम रखा गया दैट इज रैयतवार या रैयतवारी, ये नाम रखा गया। तो रैयतवार नाम से उसी सिस्टम को क्या किया गया, चलाया गया, और इसी को हम लोग दूसरे और नाम से भी जानते हैं, दैट इज मुनरो सिस्टम के नाम से भी इसको कहा जाता है। तो मुनरो कौन थे, तो मुनरो जो थे ये बेसिकली ये थे, ये जनरल गवर्नर थे मद्रास के, और इनका नाम था थॉमस मुनरो। तो ये थॉमस मुनरो के नाम से है। तो एक नई सिस्टम बनी वहाँ के लोगों के लिए जिसको हम मुनरो सिस्टम कहा करते हैं, और ये कहाँ पे हुआ था, साउथ वाले एरिया में बना था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो परमानेंट सेटलमेंट जो था वो तो लागू हो चुका था यहाँ पर भी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इनसे नुकसान हो रहा था। तो ये भी चाह रहे थे कि हम लोग भी क्या करें, ये जो परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम है उसको हटाकर वापस हम लोग एक नई सिस्टम को डेवलप करें जिसको रैयतवार सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और बिल्कुल वही सिस्टम जो है यहाँ पर लागू किया जाता है इस वाले परमानेंट सेटलमेंट को हटाकर। तो उस समय अलेक्जेंडर रीड जो थे वो कैप्टन थे इस एरिया के। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो नियम है इसको यहाँ पर चलाया, ठीक है। तो कहाँ पे चलाया, तो देखिए जब वॉर हुआ था टीपू सुल्तान के साथ, तो जो एरिया उन्होंने जीता था, जो कब्जा में ले लिया था, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि रैयतवार सिस्टम को वहाँ पे लागू करवा दिया गया था। उसके बाद इसी को आगे लेकर, यानी थॉमस मुनरो जो थे, जो कि जनरल गवर्नर थे वहाँ के, तो थॉमस मुनरो जो थे इसी सिस्टम को वहाँ पर आगे चलाना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया में इसको फैला देते हैं।
तो देखिए ये पूरी तरह से साउथ इंडिया में फैल जाता है, जिसको हम कहते हैं मुंडो सिस्टम, यानी कि टैक्स वसूलने का ही एक तरीका है। अब सवाल ये आता है कि इसमें टैक्स वसूला कैसे जाता था, यानी कि जो मुंडो सिस्टम था इसमें क्या फर्क आपको देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें भी आप देखेंगे कि जमींदार यहाँ पर नहीं थे, ठीक है, ये साउथ वाले इंडिया में तो जमींदार नहीं थे, तो उनके लिए अब सबसे बड़ी समस्या थी कि हम टैक्स ले किससे। तो यहाँ पर वो मुखिया उखिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, सीधा सीधा जो किसान थे, किसान का जो जमीन था, जो वहाँ के रैयत लोग थे, रैयत कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जिसका जमीन हो और उस जमीन पर पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं का पीढ़ी काम करता आ रहा है, उसको रैयत बोलते हैं, ठीक है। जमीन उसका बाप दादा का है, उसका बाप दादा के बाद उसका बेटा काम करेगा, फिर उसका बेटा के बाद फिर उसका बेटा, मतलब इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें चलेगा, ठीक है। तो उसको रैयत बोल करते हैं। तो रैयत लोगों को सीधा सीधा जो है मुंडो ने कहा कि भाई आप जो है आप हमें टैक्स सीधा सीधा दिया कीजिए, ठीक है। और वहाँ से सीधा टैक्स वसूलने की बात यहाँ पे करते, क्योंकि यहाँ पे जो जमींदार थे पुराने ज़माने के वो थे नहीं साउथ इंडिया में, तो वो सीधा सीधा रैयत लोग को पकड़ना शुरू करते हैं और उनसे ही क्या करते हैं कि सीधा वो मांगना शुरू कर देते हैं टैक्स को। और इसी सिस्टम को हम लोग मुंड्रो सिस्टम कहा करते हैं कि रैयत लोग से ही सीधा क्या किया जाए, टैक्स लिया जाए, लगान लिया जाए, और इसी सिस्टम को मुंड्रो सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और ये मुंड्रो सिस्टम किसने लेकर आया था, टॉमस मुंड्रो, जो कि जनरल गवर्नर थे, कहाँ के, मद्रास के। अच्छे, अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि जो मद्रास का जो एरिया था वो किसके अंदर में आता था, टीपू सुल्तान के एरिया में आता था। लेकिन टीपू सुल्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो बहुत सारा जो एरिया था वो कब्जे में आ गया था। किसके कब्जे में आ गया था, अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था, मतलब कंपनी के कब्जे में आ गया था। तो बहरहाल अब यहाँ ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि अंग्रेज लोग कैसे जानते थे कि ये यहाँ के रैयत है कि नहीं है। तो उसके लिए वो बहुत केयरफुल तरीके से एक सर्वे कराते थे और उस सर्वे में पता लगाते थे कि ये यहाँ का रैयत है या नहीं है, और उन्हीं से क्या किया जाता था, जो आमदनी होता था उसको सीधा सीधा ले लिया जाता था। तो और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि मुंड्रो ने ये भी सोच लिया था, मुंड्रो ने क्या कहा था कि भाई हम लोगों को जो है, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको पिता के जैसा काम करना होगा। किसके लिए, रैयत के लिए, ताकि उसकी जमीन को हम लोग क्या कर सके, रक्षा प्रदान कर सके। तो देखिए ये चापलूसी वाली बात यहाँ पर हो गई है कि हम आपकी रक्षा करेंगे, जमीनों की, रैयत लोगों की रक्षा करेंगे इस तरह से। लेकिन इनका तरीका क्या है कि ये सीधा सीधा रेवेन्यू लेना चाहते थे, आमदनी, सीधा सीधा टैक्स लेना चाहते थे वहां के रैयत लोगों से। लेकिन ये भी जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और नुकसान हो गया। अब कैसे नुकसान हुआ, क्योंकि सीधा सीधा जो अंग्रेज लोग थे वो बहुत ज्यादा ही लगान वसूल कर रहे थे, बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा ये लगान था कि ये बोझ बन गया था। किनके लिए बोझ बन गया था, जो वहाँ के किसान थे, जो रैयत लोग थे, उनको बड़ा बोझ महसूस होने लगा कि भाई हम इतना लगान नहीं भर सकते हैं। तो फिर उन्होंने किया क्या, तो फिर वो क्या किए, वो धीरे धीरे अपने गांव को छोड़ के भागने लगे, और इस तरह से पूरा गांव वीरान होने लगा था, खाली पड़ गया था। तो इससे फिर जो है अंग्रेजों को नुकसान होने लगा कि भाई अब हमें लगान कौन देगा, सब तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं यहां से किसान। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा था कि भाई हम तो रैयत लोगों को बेनिफिट पहुंचाएंगे, उनको और अमीर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा हो गया, वही छोड़ के भागना शुरू कर दिए। तो भाई भागेंगे ही ना, क्योंकि आप उस पर इतना जबरदस्त तरीके से लगान ठोक दिया है कि वो लगान दे ही नहीं पा रहे थे उतना, इसीलिए वो अपने गांव छोड़ के भागना शुरू कर दिए।